हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी तक की क्लासेस में सेलुलर रेस्पिरेशन में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस कवर किया, क्रैब साइकिल कवर किया। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने से पहले कुछ ऐसे बेसिक्स की जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन बेसिक्स को जान गए तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझना आसान हो जाएगा और साथ में इन पूरे पाथवेज़ को भी समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ की इंसाइट्स को देखते हैं जो आपको हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने के लिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर हमारी एनर्जी स्टोर होती है। कहाँ होती है एनर्जी स्टोर? केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर होती है। और वो केमिकल बॉन्ड्स नए बॉन्ड्स को जब बनते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है और वो नए बॉन्ड्स के अंदर चली जाती है। तो बेसिकली एनर्जी जो है जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो वो रिलीज़ होती है और जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो वो एनर्जी दोबारा से उनके अंदर चली जाती है, राइट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे केमिकल बॉन्ड्स हैं वो इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करने में या स्टोर करने में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? नाउ कुछ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो एक एटम या मॉलिक्यूल से दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एटम या मॉलिक्यूल से निकले और वो दूसरे एटम या मॉलिक्यूल पर ट्रांसफ़र हो गए। जब भी कभी कोई भी एटम या मॉलिक्यूल किसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तब हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? वो ऑक्सीडाइज हो गया। और जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी वो प्रोसेस जिसकी वजह से कोई मॉलिक्यूल या एटम कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और वो इलेक्ट्रॉन किसी और मॉलिक्यूल या एटम पे चला जाता है, तब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये जो ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये सिर्फ ऑक्सीजन हमें इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम ब्रीथ कर रहे हैं, बल्कि एक्चुअली में इस ऑक्सीजन का रोल है हमारे खाने से लेके। बिकॉज खाने में जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, जब वहाँ से वो अल्टीमेटली उनकी प्रोसेसिंग शुरू होती है और वो सेलुलर रेस्पिरेशन पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करती है वो हमारी ऑक्सीजन होती है जो उनको एक्सेप्ट करती है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में ये बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। नाउ अब जब भी कोई मॉलिक्यूल या एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि वो लूज़ कर रहा है, लेकिन जो अब वो लूज़ करेगा तो कोई तो ऐसा एटम होगा ना या मॉलिक्यूल होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तब हम उस एटम या मॉलिक्यूल को बोलते हैं कि वो रिड्यूज़ हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, राइट। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो आप यहाँ देखिए, ये हमारे दो रिएक्टेंट हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि दो एटम या दो मॉलिक्यूल मान लीजिए, एक है ए और दूसरा है बी। अब ए क्या कर रहा है कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसका, और जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आप देखिए यहाँ पर ज़ीरो चार्ज है इसका, लेकिन जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला गया यानी एक निगेटिव चार्ज चला गया तो अब न्यूट्रलिटी नहीं रही, अब यहाँ पर इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज जो प्लस को उसने न्यूट्रल किया हुआ था वो माइनस चार्ज तो चला गया और अब जो बचा वो एक प्लस चार्ज इसके ऊपर बचा, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ये देखिए इसमें ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, राइट। अब दूसरा क्या हो रहा है, ये जो बी है इसने इस ए से इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर ये हो गया रिड्यूस और इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो हमेशा साथ साथ होती हैं दोनों प्रोसेसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ऑक्सीडेशन होगा फिर रिडक्शन होगा, नहीं।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलती हैं, और जब ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हैं, हम ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शंस। आप लोगों ने इसको केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा। जब भी कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है तो वो एनर्जी कितनी होती है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन पजेसेस, इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1, वो न्यूक्लियस से कितना दूर है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, बिकॉज वो अगर न्यूक्लियस के पास है तो उसकी एनर्जी लो होती है और न्यूक्लियस उसको बहुत ही टाइटली बाउंड करके रखता है, राइट। देन वो न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है, और दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। तो ये जो दो फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो कितनी है। अगर लो एनर्जी है तो वो न्यूक्लियस उसको टाइटली बाइंड करके रखता है, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती रहती है। दूसरा फैक्टर क्या है कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये दोनों फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। नाउ जब भी कभी लाइट या किसी और फॉर्म की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है तो इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है। आप ये देखिए, ये लो एनर्जी लेवल है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का। ये जो आपको वेवी एरो दिख रहा है ये एनर्जी है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ चला जाता है, राइट। और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी लेवल से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो ये इस एनर्जी को जो इसने एब्जॉर्ब की हुई थी उसको ये एमिट कर देता है। तो यहाँ पर इसका एमिशन हो रहा है, राइट। ये एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मूव करता है, सेम एटम की नहीं बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम या दूसरे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ये जो एनर्जी इसने ली हुई थी ये एडिड एनर्जी भी ये अपने साथ ट्रांसफ़र कर लेगा दूसरे एटम या मॉलिक्यूल में। आपको बात समझ में आ गई? अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल किसी एनर्जी से एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में जाता है और वो मूव करता है किसी दूसरे एटम को या दूसरे मॉलिक्यूल पर, तो वो अपने साथ इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को भी लेके जाएगा और वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे एटम या दूसरे मॉलिक्यूल पर। आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एक एटम है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऑर्बिट में जा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पर इसकी, ये इसका हायर एनर्जी लेवल है और ये इसका ग्राउंड स्टेट है। ये दूसरे एटम का ये ग्राउंड स्टेट है और ये इसका हायर एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पर जब ये एनर्जी ली और ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के दूसरे एटम पर जाता है, तो ये दूसरे एटम की हाई एनर्जी स्टेट पर जाता है, राइट। और ये एटम इसको एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट भी कर सकता है, राइट, बिकॉज इसके लिए तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बट ये एकोमोडेट कर सकता है। तो ये जो एडिड एनर्जी है ये इस एटम के साथ भी चली गई, इस एटम के अंदर चली गई और एज अ स्टोर्ड पोटेंशियल केमिकल एनर्जी बन गई। तो अब इस एटम के पास ये एनर्जी है। नाउ अब जब ये एटम चाहेगा तो ये एटम इस एनर्जी को रिलीज़ कर सकता है, और जब ये रिलीज़ करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे किसी और एटम के साथ जा सकता है किसी और एटम के पास जा सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ले रहा है और उस एनर्जी को एक एटम के साथ, फिर एक एटम से दूसरे एटम में, फिर दूसरे एटम से तीसरे एटम में, या फिर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर सकता है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकते हैं
उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो ये देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। NAD+ जो होता है, या NAD हम इसको बोलते हैं, ये बहुत ही एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, याद रखिए। और ये मैं आपको पीछे की कई क्लासेस में इसको मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस NAD को लेके क्वेश्चन करते हैं मेरे से, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको रहता है। तो ये जो NAD है, ये बहुत ही एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ देखिए ये NAD को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इसके अंदर ये 2 ग्रुप्स बनाए हैं, और ये 2 ग्रुप्स रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकता है, राइट। और ये NAD शटल करता है एनर्जी बियरिंग इलेक्ट्रॉन्स को पूरी सेल में। इसका मतलब ये NAD हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो मूव करा सकता है पूरी के पूरी सेल्स के अंदर। अब जो एंजाइम्स होते हैं वो 2 हाइड्रोजन्स को, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को ग्लूकोज में से निकालते हैं, और वो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन को NAD को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हम लोगों ने पीछे की क्लासेस में भी देखा है। तो ये NAD है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यानी NAD ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो अपने अंदर एकोमोडेट कर लिया। और साथ में ये H जो है, ये H है, ये प्रोटॉन, इसने इस प्रोटॉन को भी ले लिया और ये बन गया NADH। So enzymes, they extract 2 hydrogens, and when we say 2 hydrogens, we are talking about 2 electrons and 2 protons from the glucose, and then these enzymes transfer both electrons and one of the protons to NAD, right? अब जो दूसरा प्रोटॉन है वो प्रोटॉन एज ए हाइड्रोजन आयन सराउंडिंग सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपने देखा कि 2 प्रोटॉन्स बने और 2 इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, और NAD ने 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन तो ले लिया, लेकिन जो दूसरा प्रोटॉन बचा वो सराउंडिंग सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है ये NAD को NADH में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो हमारा NADH होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने से पहले, बिकॉज यहाँ पर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। NADH ने जो एनर्जी को कैप्चर की, और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को लेती है, वो सबसे ज़्यादा ले लेती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, लेकिन NADH से इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वो ऑक्सीजन तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। ओके, वो स्टेप वाइज स्टेप रिएक्शंस के थ्रू ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं। तो अगर ऑक्सीजन है एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो NADH से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू स्टेप वाइज मैनर में आगे बढ़ते हैं, और सबसे लास्ट में जाके वो ऑक्सीजन पर आते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई? गुड। नाउ अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, जब ऑक्सीजन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो पायरुवेट के पास जाएंगे और वो थ्रू फर्मेंटेशन NAD को रीजनरेट कर देंगे, और वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास एक्सेप्ट हो जाएंगे, यानी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनको एक्सेप्ट कर लेगा। ये तब है जब हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो NADH के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, और वहाँ से ही वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कराएंगे। ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। नाउ अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है ये बेसिकली एक सीरीज़ होती है जिसमें मोस्टली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन अधिकतर मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोटीन्स होते हैं। और ये जो सीरीज़ है, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की चेन है, ये होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड। ओके, सो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। और NADH क्या करता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को डिलीवर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में,
और वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें टॉप पर अगर हम इस चेन की बात करें तो एक तरीके से हम एक स्टेयर केस को समझ सकते हैं। ये एक स्टेयर केस है। यहाँ पर आप समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉल है, राइट। तो ये एक बॉल की तरह है और ये जो स्टेयर केस है, ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, स्टेप्स जो देख रहे हैं, ये आपके अलग 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 ये पूरी चेन है। और ये जो कैरियर्स लगे हुए हैं इस चेन के, ये हमारे स्टेप्स हैं जो कि नीचे जा रहे हैं। तो आप देखिए ये जब स्टेयर है वो डाउन हिल जा रही है। डाउन हिल का मतलब है वो नीचे की साइड जा रही है, ओके। तो हर एक सक्सेसिव स्टेप आपको एक स्टेप नीचे लेके जा रहा है। तो ये हमारे कैरियर्स हो गए, ये आपके कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक बॉल की तरह है। हर एक जो स्टेप है वो लोअर है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पहले वाले से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कैच करेगा, उसकी एफिनिटी ज़्यादा है। तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बॉल जो है वो नेचुरली डाउनवर्ड रोल कर जाती है। अगर आप अपने स्टेप्स में ऊपर छत पे खड़े हैं और आप बॉल डालते हैं तो वो क्या करेगी, आपकी जो सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप्स होते हैं, वो बॉल धीरे 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 जाएगी और वो नीचे पहुंच जाएगी, क्योंकि हर एक सक्सेसिव स्टेप उस बॉल को नीचे की तरफ लेके जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रही है। यहाँ पर जो हमारा NADH है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन को ऊपर। अब यहाँ जो स्टेप्स हैं, यहाँ पर ये मान के चलिए कि ये इसके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, इस तरीके से उसके कैरियर्स हम लोग उसको बोलते हैं। तो उसने एक हाई एनर्जी कैरियर को दिया इलेक्ट्रॉन्स, और वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं डाउन हिल रिएक्शन में, और वो लो एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो लास्ट में ऑक्सीजन है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती है और साथ में वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके वाटर फॉर्मेशन कर देती है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। और जब ये नीचे जा रहे हैं, अब आप जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाते हैं, डाउनहिल जाते हैं, तो वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है और उससे बन रहा है आपका ATP, और अल्टीमेटली आपको एनर्जी ATP की फॉर्म में मिल जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेती है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके वाटर बना देती है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। तो मुझे लगता है कि ये क्लास में आपने ये जो फंडामेंटल्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, ये जानना ज़रूरी था, क्योंकि हम आगे की क्लास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और अब हम आपसे अगली क्लास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को लेकर बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।